हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और एक बार फिर से आपका स्वागत है अर्थ स्काई आईएएस में। हम करंट अफेयर देख रहे थे और उसी करंट अफेयर की श्रृंखला में ये आज हमारा ये वीडियो है जिसमें आज हम जितने भी सम्मेलन पिछले एक साल में हुए हैं उन सभी सम्मेलनों को देखेंगे। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी वनडेयर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे सम्मेलनों से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको सम्मेलनों से देखने के लिए मिलेगा। इस सम्मेलन की वीडियो में मैं अगर आपसे बात करूं कि हम पढ़ाने का हमारा क्या क्रम रहेगा, कैसे हम पढ़ेंगे, तो मैं वो छोटा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम पढ़ेंगे। सम्मेलन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कब, यानी सम्मेलन कब हुआ है, जिसकी संभावना कम रहती है। अगर मैं प्रतिशत के मामले में बात करूं तो 20% संभावना रहेगी कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना होती है वो होती है कहां हुआ। ठीक है, तो कब, कहां, यानी व्हेन और वेयर। तो वेयर का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। 70% जो क्वेश्चंस हैं वो वेयर वाली थीम से बनते हैं। तो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वेयर, यानी कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो कहां हो रहा है। और फिर होता है, लास्ट होता है क्यों। तो क्यों में आप एम देख सकते हो। तो ये स्टेट पीसीएस वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्यों पे ध्यान दिया जाता है। उसमें आपसे उद्देश्य से पूछ लेता है जब क्वेश्चन बनता है फॉर्म में, लाइक कि अगर आपसे कोई वन लाइनर क्वेश्चन किसी सम्मेलन से बनेगा तो उसकी संभावना होगी कि वो 70% आपसे पूछे कि कहां हुआ है। लेकिन जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्यों में आपको अगर 2 और 3 स्टेटमेंट देता है तो वहां पे स्टेटमेंट में उद्देश्य भी पूछ लेता है, जिसको आप इंग्लिश में एम कहते हैं। तो क्यों एम में कवर हो जाता है और यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले 2 साल में आप लोगों ने नोटिस की होगी, वो एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे देख पाएंगे कि इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन आजकल जो आने लगे हैं सम्मेलनों से, वो थीम को लेके भी आने लगे हैं। तो वैसे तो मैं थीम पे आपको अलग से एक वीडियो पूरा बना के दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी हमने थीम को रखा है। वो थीम भी आप जरूर ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। तो जो भी चीजें आप रहेंगी यहाँ पे वो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया है उसी क्रम में आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे और उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि कब, कहां और क्यों के इस पैटर्न पे हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ अगर आपको आ गया है तो अब हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी आगे देखना। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज का पहला जो सम्मेलन देखने वाले हैं ये है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बात हो रही है और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं न्यू दिल्ली में होने भी वाला है ये सम्मेलन। और इसकी शुरुआत कब हुई ये हम देखेंगे और इसके बारे में वो सभी चीजें देखेंगे जो G20 सम्मेलन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, या तो कोई एक पर्टिकुलर मीटिंग की बात हो या फिर इसके संदर्भ में और विशेष बातें। तो चलिए शुरू करते हैं G20 शिखर सम्मेलन से आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसकी हम बात कर रहे हैं 1 ईयर के महत्वपूर्ण सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन की अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम आपको पता होगा संस्कृत का शब्द है और ये हमारी प्राचीन परंपरा से चला हुआ आ रहा है। वेदों में अगर हम बात करें तो वहां से वसुधैव कुटुंबकम की परिवार, एक जो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, वो अवधारणा है। और इसी को इंग्लिश में अगर आप वसुधैव कुटुंबकम को देखें कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की परिकल्पना ये सामने निकल के आती है। तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये लोगो में दिया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम और यहाँ पे आप वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की ये परिकल्पना देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही आपको याद रखना है। थीम की हम बात कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम की ये थीम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये पूरा याद रखना है आपको। अगर आपसे संस्कृत वाला पूछेगा तो वसुधैव कुटुंबकम होगा और पूरा इंग्लिश में पूछे तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, दोनों ही तरीके से पूछ सकता है। अब बात आती है G20 शिखर सम्मेलन की पहली मीटिंग की, जो 30 जनवरी 2023 को हुई थी मुंबई में। और ये 2 दिवसीय ये सम्मेलन यहाँ पे हुआ। उद्घाटन इसका किया था अमिताभ कांत ने।
अगर आप अमिताभ कांत के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। G20 के शेरपा इनको नियुक्त किया गया है, यानी G20 जो ग्रुप ऑफ 20 है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत के शेरपा के तौर पे ये नियुक्ति इनकी हुई थी लास्ट ईयर। तो ध्यान रखना है G20 में भारत के शेरपा हैं, इन्होंने ही उद्घाटन किया है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप इस चीज को मिस कर जाएं कि इसका उद्घाटन अमिताभ कांत ने किया है, पीएम ने नहीं किया है। ऐसी गलतियां हम अक्सर कर देते हैं कि अध्यक्षता भारत कर रहा है, इतना बड़ा सम्मेलन है तो हो सकता है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया हो, तो ये ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है। अमिताभ कांत जो कि शेरपा हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। वो अमिताभ कांत के बारे में अगर आप जानते हो तो नीति आयोग जब स्थापित हुआ, नीति आयोग बना 2015 में, तो उसके पहले सीईओ भी रह चुके हैं अमिताभ कांत, तो ये काफी बड़ी पर्सनालिटी है। इनके बारे में हम आगे अभी फोटोज में भी देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की G20 में अध्यक्षता, यानी कि हमने दो चीजें देखी। जब मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हम कैसे सम्मेलन पढ़ेंगे, तो कब, कहां और क्यों की अवधारणा पे मैंने आपसे बात की थी। तो पहली चीज यहाँ पे कब हम देख चुके हैं, तो मैंने आपको बताया कि 30 जनवरी 2023 को मुंबई में ये हुआ, ठीक है। तो कब और मुंबई में हो गया आपका कहां, तो ये दो चीजें हो गई। और इसमें हमने कहा था कि कहां से जो है ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 30 जनवरी 2023 को मुंबई में हुआ, तो कब और कहां की अवधारणा हमारे सामने प्रस्तुत हुई। तीसरा मैंने आपसे कहा था क्यों, तो ये उद्देश्य की बात आती है, और उद्देश्य अगर हम स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये मनाया गया भारत की G20 में अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए, या फिर G20 का जो आइडिया है, G20 की जो आइडियोलॉजी है, उसको विचार को युवाओं तक पहुंचाने के लिए। तो दो चीजें यहाँ पे निकल के आई, एक तो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये बहुत बड़े गौरव की बात है, उसका जश्न मनाने के लिए ये मुंबई में आयोजित किया गया। और इस G20 के विचार को, जो विचार है, इसको युवाओं तक ले जाने के लिए ये जश्न मनाया गया या ये सम्मेलन आयोजित हुआ। मुझे लगता है कि जितनी बातें हैं मैं यहाँ पे ये कवर कर पाया, कब, क्यों और कहां। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा वो भी आप ध्यान रखिए। कि एक और चीज है, ये आप आपने देख रहे हैं, ये लोगो है G20 का लोगो। जब इसका अनावरण हुआ था तो ये लोगो प्रस्तुत किया गया हम लोगों के सामने, और इस लोगो से क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप देखें अगर G20, तो ये जो 20 का ओ है, जिसको ओ कहते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में, और भारतीय भाषा में जीरो कहा जाता है, शून्य कहा जाता है, तो ये 20 अर्थ को डिनोट करता है। ये जो जीरो है ये अर्थ का साइन है यहाँ पे। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ ले कि लोगो में क्या है, तो अर्थ है यानी पृथ्वी है। और नीचे आप देखें तो ये लोटस है, लोटस बोले तो कमल का पुष्प, कमल का फूल आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो ये लोगों में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो मैंने आपको बताया अर्थ यानी पृथ्वी, और दूसरा मैंने आपको बताया कमल। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, आप इस कमल की पंखुड़ियों की ओर जरूर देखिए। और ये कमल की पंखुड़ियां अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कमल की पंखुड़ियां सिर्फ ऐसे ही नहीं है दोस्तों, ये कुछ डिनोट कर रही हैं, और इनका कुछ बहुत बड़ा रीजन है। वो है ये 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीप को डिनोट करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये 7 कमल की पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों को इंगित करती हैं, और 7 महाद्वीपों को इंगित करने की ये जो एक बात है, ये स्टेट पीसीएस यूपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जो कमल के पुष्प की 7 पंखुड़ियां हैं, ये 7 महाद्वीपों को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि G20 में जो जितने देश हैं वो कहां कहां उनकी लोकेशन है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपकी नॉलेज के लिए ये हमने एक स्लाइड रखी हुई है। तो G20 की जो अवधारणा है, इसमें आप देखेंगे कि ग्रुप ऑफ 20, G डिनोट करता है ग्रुप को, और 20 माने 20, तो ये 20 यहाँ पे टोटल बनते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 19 देश हैं, ठीक है, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, जिसको EU आप जानते हो, ठीक है। तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन मिलके इस ग्रुप ऑफ 20 का निर्माण करते हैं, और इस तरह ये G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। कौन कौन से देश इसमें हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कनाडा है, मैक्सिको है, यूके, फ्रांस, स्पेन है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है,
जर्मनी, इटली, नॉर्वे, नीदरलैंड, रसिया, टर्की, इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम जैसे देश इसमें हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ 20 के, वैसे तो आपसे ये तो नहीं पूछने वाला है कि कौन से इसमें देश हैं कौन से नहीं है, बट अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हुआ तो यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में ऐसा एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कौन सा देश इनमें से नहीं है, इस किस्म का क्वेश्चन बन सकता है जिसकी संभावना कम है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो मैंने आपसे बात की थी अमिताभ कांत के बारे में। ये यहाँ पे लोगो जो है रियल कमल के पुष्प इन्होंने अपने हाथों में लिए हुए हैं और लोगो में आपको दिखा ही चुका हूं। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको कवर किया है, क्योंकि भारत ने G20 की जो अध्यक्षता है वो कब से संभाली है, तो वो 1 दिसंबर से संभाली है। ठीक है, भारत ने G20 की जो अध्यक्षता संभाली वो 1 दिसंबर से संभाली। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये अगले किस डेट तक रहेगी, तो नॉर्मली लोग समझ सकते हैं कि 1 दिसंबर 2022 से थी तो 1 दिसंबर 2023 तक रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। ध्यान रखना है भारत की अध्यक्षता की जो समय अवधि रहेगी वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगी, ये ध्यान रखना है। G20 की अध्यक्षता भारत कब से करेगा, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट देखते हैं, एक कमल और 7 पंखुड़ी वाले लोगों का अनावरण हुआ, जो मैं आपको पीछे लोगो दिखा चुका हूं G20 का। तो एक कमल है जिसमें 7 पंखुड़ियां हैं, 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीप को डिनोट करती हैं, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। थीम मैंने आपको बता दी, वसुधैव कुटुंबकम है, यानी विश्व ही मेरा घर है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, तो एक पृथ्वी है, एक परिवार है और सभी का मिलकर एक भविष्य है, एक फ्यूचर है, ऐसी थीम इंग्लिश में निकलती है और हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम। ध्यान रखिएगा दोनों को, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, G20 के बारे में इतनी बातें जो है मैंने आपको बताई, इनको भूलिएगा मत। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से कुछ बन सकती है G20 से, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि G20 के कुछ पर्टिकुलर मीटिंग्स हुई हैं, वो पूछ सकता है आपसे कि G20 में वित्त मंत्रियों या फिर केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहां हुई। ठीक है, इंग्लिश में फिनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक कहां हुई, तो ये बेंगलुरु में हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक। आप सोच रहे होंगे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जो G20 जो ग्रुप ऑफ 20 है, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था से संबंधित ही होता है और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए या तो फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक का नाम है RBI, के गवर्नरों का बहुत योगदान होता है। तो जितने भी 20 जो कंट्रीज हैं, लाइक 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव एक साथ बैठते हैं और साझा मुद्दों पे बात करते हैं कि क्या रणनीति रहनी चाहिए आने वाली चुनौतियों के लिए। तो वित्त मंत्री और जो 20 देशों के गवर्नरों की ये बैठक हुई बेंगलुरु कर्नाटक में। तो अब आप समझ पाएंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि G20 का उद्देश्य सर्वोपरि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ही रहता है। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक, तो ये श्रीनगर में हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में। 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन हुआ है भोपाल में, ध्यान रखना है। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर, 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल। और इससे आपसे पूछ सकता है कि इसकी थीम क्या है, तो विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना, ये इसकी थीम है 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन की, विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। ध्यान रखिएगा, थीम से क्वेश्चन अगर बनता है तो ये याद रखना है। G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक हुई थी, ये चौथी और अंतिम बैठक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें सभी सदस्य देश यानी जो 19 देश और यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पर्यटन मंत्रियों की ये बैठक थी, जो कि गोवा में हुई है। ध्यान रखना है। अब मैं आपसे ये याद करा देता हूं कि ये याद होगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपको थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो आप लोग ऑलमोस्ट उस एज ग्रुप में हैं जब आपके सबके कभी ना कभी प्लान बने हुए होंगे कि चलो भाई घूम के आते हैं,
तो जब 4 लोग ग्रुप में डिसाइड करते हैं घूमना, तो उनका प्लान कहाँ का बनता है मोस्टली, जो कभी पूरा नहीं होता, गोवा का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कार्य समूह की बात होगी, पर्यटन की बात होगी, तो लोग कहाँ का प्लान बनाएंगे, गोवा का प्लान बनाएंगे। तो ध्यान रखना है, G20 कार्य समूह, जो पर्यटन कार्य समूह है, उसकी अंतिम बैठक कहाँ हुई, तो गोवा में हुई। तो आप रिलेट करिएगा कि जब आप दोस्तों के साथ घूमने का, पर्यटन का प्लान बनाते हैं, गोवा बनाते हैं, और क्योंकि आपने ग्रुप में बनाया तो वो कभी पूरा भी नहीं होता, कोई मना करता है अंतिम समय पे, तो गोवा यहाँ पे आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर गोवा का प्लान आपका कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो या फिर जो गोवा घूम आया होता है उसका दूसरा प्लान हिली एरिया का होता है। तो अगर हम दूसरे पर्यटन कार्यकारी समूह की बात करें तो ये श्रीनगर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अंतिम लक्ष्य सबका गोवा होता है। तो अगर आपसे पर्यटन कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक पूछेगा तो वो गोवा होगा, और पहली बैठक की बात करेगा तो वो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर होगा, जहां पे पहाड़ों पे लोग बर्फ का आनंद लेने जाते हैं न्यू ईयर के समय। तो ऐसे करके आप इसको याद कर पाएंगे। अब विज्ञान सम्मेलन आप कैसे याद करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान 20 सम्मेलन है, और विज्ञान 20 सम्मेलन इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि आप दूसरे विज्ञान सम्मेलनों से इसको ना जोड़ दें। ठीक है, इसलिए इसके आगे 20 है, क्योंकि विज्ञान कॉन्फ्रेंस और भी होते हैं, तो आप इसलिए कंफ्यूज ना हो जाएं, तो विज्ञान 20 बोला गया। और विज्ञान 20 से तात्पर्य ये है कि ये G20 से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो इसको कैसे याद करेंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सभी को पता होगा, भोपाल गैस जो है त्रासदी हुई थी, और वहां पे बहुत सारे जान माल की क्षति हुई, नुकसान हुआ। तो उस भोपाल से आप जोड़ेंगे कि अभी G20 ने डिसाइड किया है कि भाई वहां पे इतनी प्रॉब्लम हुई है, उसका कुछ समाधान खोजा जाए। तो उस भोपाल गैस ट्रेजेडी से या आप ये विज्ञान 20 को रिलेट कर लेंगे तो आपको ये आसान रहेगा याद करने में, और एग्जाम में आप इसको कर पाएंगे। तो विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना इसकी थीम है। ये मैं आपको इतना एफर्ट इसलिए डाल रहा हूं कि G20 से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे फैक्ट्स इतने ज्यादा है कि आप भूल जाएं। तो ट्रिक के साथ थोड़ा थोड़ा हम आपको रूबरू कराते रहेंगे ताकि जीवन आसान रहे आप सभी का। ठीक है, वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक बेंगलुरु में हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे, इजी है, या तो दिल्ली में होती है ये सब चीजें या फिर बेंगलुरु में, तो यहाँ बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत G20 में होने वाली है, इसलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, SCO शिखर सम्मेलन। और SCO शिखर सम्मेलन के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सिक्योर SCO, ये इसकी थीम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। थीम से क्वेश्चन हमेशा उससे बनेगा जो थीम छोटी होगी और इंपैक्टफुल होगी। तो ध्यान रखिएगा, सिक्योर SCO, और ये सिक्योर SCO की जो बात है, ये जो थीम है, ये बहुत ज्यादा शानदार है और बहुत इंपैक्टफुल है। मेरा अनुमान है कि किसी ना किसी एग्जाम में SCO शिखर सम्मेलन की थीम से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं बात इसकी ज्यादा कर रहा हूं और आपसे लगातार इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि सिक्योर से थीम से जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख लीजिए कि सिक्योर का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, सिक्योर की फुल फॉर्म अगर आप देखें तो सिक्योर की फुल फॉर्म में S4 हो जाता है सिक्योरिटी, E4 हो जाता है इकोनॉमी, C4 हो जाता है कनेक्टिविटी, U4 हो जाता है आपका यूनिटी, R4 हो जाता है आपका रिस्पेक्ट, और E4 हो जाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सिक्योर SCO इसकी फुल फॉर्म है, और ये सिक्योर को आप याद रखेंगे, SCO शिखर सम्मेलन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। जब 2022 का SCO शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय SCO की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी, और भारत सितंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है SCO की। तो G20 की अध्यक्षता के साथ साथ भारत SCO की भी अध्यक्षता कर रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, G20 की अध्यक्षता के मोह में इतना मत खो जाइएगा कि दूसरी चीजें आपके दिमाग में रहें ही ना। ठीक है, तो SCO की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2022 में जब समरकंद उज्बेकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय भारत को अध्यक्षता सौंप दी गई थी, और भारत ऐसा करने वाला पहली बार कर रहा है, SCO की अध्यक्षता प्रथम बार कर रहा है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, SCO की बैठक में आपसे पूछे कि उद्देश्य क्या था, किस चीज पे चर्चा हुई, तो ध्यान रखना है SCO एंटी ड्रग रणनीति बनी हुई है 2018-2023 से, उसमें 2022 में उस रणनीति के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। समझ में आई, SCO के लिए एंटी ड्रग रणनीति बनी हुई है 2018 से 2023 के लिए, उसकी कार्य योजना में 2022-23 के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई कि कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। यही एक चीज थी
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी थीम है, जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है, सिक्योर एससीओ। सिक्योर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरमेंट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ के 2 सम्मेलन हुए हैं भारत में, जिनसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है, दोनों को आप ध्यान रखेंगे। पहला है एससीओ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो एससीओ का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ असम गुवाहाटी में, और सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की या उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एससीओ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ असम गुवाहाटी में, सर्बानंद सोनोवाल जी इसको जो है उद्घाटन कर रहे थे, और वही यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई गोवा में, ठीक है, और इसको एस जयशंकर जी ने उद्घाटन किया और वही हेड कर रहे थे। तो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर हैं, ठीक है, उन्होंने ही यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया। और एस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सर्बानंद सोनोवाल थे, जो असम गुवाहाटी में हुआ। इतनी चीज आप एससीओ के बारे में याद रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा लाल लालियो आपका, तो ध्यान जरूर रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि एससीओ में जो देश हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, और रसिया, और इंडिया अपना प्यारा भारत देश तो है ही। कुल 9 देश हैं जो एससीओ के मेंबर हैं। स्थापना एससीओ की हुई थी 15 जून 2001 को। इसके मुख्यालय से कभी कभी स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। ठीक है, बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। सदस्य मैंने बता दिया आपको, 9 देश हैं इसके। और ये याद करने की बहुत एक इजी सी ट्रिक है, वो देख लीजिए कि इसमें आप देखेंगे जितने भी तान हैं, वो तान इसमें बहुतायत हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में है। बस आप तुर्कमेनिस्तान को इससे निकाल देते हैं, तो जितने भी तान आपको पता है उनको इंक्लूड कर दीजिए, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। बस इसमें ध्यान रखना है कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो इस तरह कितने तान हो गए आपको, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, 5 हो गए। ठीक है, छठवां नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। उसके बाद आप इंडिया को रख दो, चाइना को रख दो, फिर रह गए आपके रसिया और ईरान। ठीक है, तो भारत, चीन, उसके बाद ईरान और रसिया, और उसके बाद सारे तान को रख दीजिए, तुर्कमेनिस्तान को निकाल दीजिए। इस तरह आप ये 9 देश याद रख सकते हैं। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। अगला महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है क्वाड शिखर सम्मेलन, 2023 में हुआ हिरोशिमा, जापान में। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। अगर हम बात करें इसको, क्वाड का फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हम इसको बोलते हैं। और जो शिंजो अबे हैं, जापान के प्रधानमंत्री, 2007 में इन्होंने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, और 2007 में क्वाड का निर्माण भी हो गया था। बट क्योंकि अगले ही साल जब शिंजो अबे 2007 में परिकल्पना प्रस्तुत की, भारत में उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और अगले ही साल क्या हुआ कि शिंजो अबे जी की जो है सदस्यता, प्रधानमंत्री का जो पद था वो इनको त्यागना पड़ा, सरकार बदल गई, और फिर ये ठंडे बस्ते में परियोजना चली गई थी। फिर 2017 से ये लगातार हो रहा है क्वाड, और 2017 के बाद आज हम बात कर रहे हैं 2023 की, और ये हिरोशिमा, जापान में ही हुआ है। इस बार 4 देश हैं इसमें, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और 2024 में इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा भारत। ध्यान रखिएगा, 2024 में क्वाड की अध्यक्षता भी भारत करने वाला है। 2023 में जापान अध्यक्षता कर रहा है, और जापान में ये हुआ है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहां हुआ, जापान में हुआ, और 2024 के लिए कहां हो रहा है, तो 2024 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, और क्वाड का शिखर सम्मेलन भारत में आपको देखने मिलेगा। तो ये आप देख पाएंगे, इसके सदस्य इंडिया है, जापान है, यूएसए है यानी अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया। और ये ऐसा माना जाता है कि चीन की जो आक्रामकता बढ़ती जा रही थी, उसको रणनीतिक तौर पे कमजोर करने के लिए क्वाड की जो है ये परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पे आप देख भी पाएंगे मैप में कि चाइना यहाँ पर है, और हमारा प्यारे भारत यहाँ पे है, और इसके बाद ये जापान है। तो इसको बीच में क्वाड्रिलेटरल एक ग्रुप बनता है, और इस तरह हम इसकी स्ट्रेटेजिक तौर पे हम इसको एंड जो है चाइना को काउंटर कर पाते हैं इस फॉर्मेशन के साथ, या इस एक ग्रुप के साथ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इसके जी शिखर सम्मेलन के बारे में एक चीज आपको याद करने में आसानी ऐसे हो जाएगी कि जब ये क्वाड के सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे लीडर गए हुए थे, वहीं पे ये G7 के बारे में ध्यान रखना कि जब G7 के सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने गए थे हमारे लीडर, वहीं पे क्वाड की मीटिंग भी हो गई थी। तो दोनों एक ही जगह है, हिरोशिमा जापान में। ये आपको ध्यान रखना है 2023 के लिए कि G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ और क्वाड भी जापान में हुआ। तो जो लीडर G7 में पार्टिसिपेट कर रहे थे वही क्वाड में आ गए, जो क्वाड से रिलेटेड है। और इस तरह बायलेटरल हमारी मीटिंग्स भी हुई थी, बट वो यहाँ से रिलेटेबल नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन की यहाँ पे बात करते हैं। भारत 9वीं बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत इसमें 9वीं बार पार्टिसिपेट किया। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भागीदारी की और मोदी जी ने यहाँ पे अपनी स्पीच भी दी, जबकि भारत G7 का सदस्य नहीं है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि क्या भारत G7 का सदस्य है? तो नहीं है। भारत आसियान का सदस्य है? तो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में बनते हैं। तो भारत फिर यहाँ पे पहुंचा कैसे, ये मुद्दे की बात है। भारत इनवाइटिंग कंट्री के तौर पे अक्सर इन सम्मेलनों में जाता है, यानी आमंत्रित सदस्य देश के रूप में जाता है और भारत पार्टिसिपेट करता है। तो G7 में 9वीं बार भारत गया। हिरोशिमा जापान में ये हुआ। जापान ही अध्यक्ष भी रहा, अध्यक्षता करी है जापान ने। पीएम मोदी इसमें भागीदार रहे, ये ध्यान रखना है। चर्चा किस चीज पे हुई? तो चर्चा हुई परमाणु निरस्त्रीकरण पे, आर्थिक मजबूती कैसे प्रदान की जाए देश को, या फिर चर्चा हुई सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पे। ठीक है, तो G7 से आपको क्या याद रखना है? हिरोशिमा में ये समिट हुई, हिरोशिमा जापान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा भारत G7 का सदस्य नहीं है, तो कौन से वो 7 देश हैं जो G7 के सदस्य हैं? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। ये 7 देश हैं जो G7 के सदस्य हैं और भारत इसमें आमंत्रित देश के रूप में गया था। किसने भारत को आमंत्रित किया था? तो जापान ने किया था, क्योंकि जापान ही अध्यक्षता कर रहा है। तो जापान ने भारत को आमंत्रित किया, भारत वहां पे गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। तो G7 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हिरोशिमा में हुआ, हिरोशिमा जापान में है, और यहीं से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण अगला टॉपिक है 42nd आसियान शिखर सम्मेलन। और आसियान के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि आसियान का भी भारत सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। आसियान शिखर सम्मेलन हुआ लाबुआन बानो, इंडोनेशिया में ये जगह है। अध्यक्षता ऑब्वियसली इंडोनेशिया ही कर रहा है, ज्यादातर वही सम्मेलन होते हैं जो देश अध्यक्षता करता है। तो इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा होता भी नहीं है, बट आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कि कहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा है। तो लाबुआन बानो इंडोनेशिया में ये सम्मेलन हुआ। विषय इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। यानी सब्जेक्ट क्या है? अफेयर्स, एपिसेंटर एंड ग्रोथ। दिस इज द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग हियर, आसियान शिखर सम्मेलन। और इसका थीम फिर से इंपॉर्टेंट है, विषय इसका भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको एससीओ का बताया। ठीक है, जितना छोटा होगा, जितना इंपैक्टफुल होगा, उतनी संभावना होगी कि क्वेश्चन वहां से बने। तो अफेयर्स, एपिसेंटर एंड ग्रोथ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 10 इसके सदस्य हैं। ठीक है, 10 सदस्य हैं आसियान के, भारत इसका भी सदस्य नहीं है। और इस मीटिंग में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, या जो कहें सबसे अच्छी बात निकल के आई, वो निकल के आई थी कि पूर्वी तिमोर को या ईस्ट तिमोर को 11वें सदस्य के रूप में अपना लिया जाए। और इस पे इन 10 देशों ने सहमति दे दी है कि ईस्ट तिमोर को हम 11वां सदस्य बना लेते हैं। जब आप इंडोनेशिया से लोम्बोक और बाली होते हुए राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे, यानी पश्चिमी तरफ, पूर्वी तरफ बढ़ेंगे इंडोनेशिया के, तो वहां आपको पूर्वी तिमोर दिखाई देगा और वो 11वां सदस्य बनेगा। इस चीज के लिए सहमति भी बन गई है। ठीक है, तो 11वें सदस्य के तौर पे कौन सा देश ऐड होने वाला है आसियान में, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो पूर्वी तिमोर या ईस्ट तिमोर को बिल्कुल याद रखिएगा, भूल नहीं सकते आप ऐसी चीजों को। ठीक है, मैं आपको मैप पे भी दिखा दूंगा ताकि आपका जीवन आसान हो जाए कि क्या ये सब चीजों की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके अगर हम सदस्यों की बात करें, जो मैंने 10 सदस्य बताए, तो म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है,
लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है। ठीक है, तो आप जब हिंद महासागर से यानी इंडियन ओशन से जब आप पश्चिमी पैसिफिक ओशन की तरफ चलेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको ये आसियान कंट्रीज देखने मिलती हैं। और वहीं आप जब ये नीचे देखते हैं इंडोनेशिया और बाली और लॉम्बॉक के बाद जो आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये ईस्ट तिमोर और तिमोर दो छोटे छोटे से टापू दिखाई देंगे। और उसी ईस्ट तिमोर को अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐड किया जाए। ये आप यहाँ इसको इस मैप में देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर और इंडोनेशिया के पश्चिमी क्षेत्र में आपको ईस्ट तिमोर दिखाई देगा, जिसको अब बात की जा रही है कि आसियान के सदस्य के तौर पे इसको सदस्यता दे दी जाए। ठीक है, आसियान के बारे में आप इतना याद रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला है और जल शक्ति मंत्रालय ने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि पहला है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। जो ये हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में, और मैं आपको बता रहा हूं कि जल शक्ति मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो आपसे पूछ सकता है कि पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। कौन मिनिस्ट्री इसको जो है ऑर्गेनाइज कर रही थी, जल शक्ति मंत्रालय। चूंकि जल शक्ति मंत्रालय इसको कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इनका विजन या विषय या उद्देश्य क्या होगा। तो वाटर विजन एट 2047 यानी वाटर विजन 2047 के परिप्रेक्ष्य में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको पता है भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी को लेके बहुत सारी वाटर क्राइसिस है। चाहे तो दिल्ली की हम बात कर लें जो यूटी है, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें जो सबसे बड़ा राज्य के तौर पे भी निकल के आता है। तो पानी की समस्या से जूझ रहे इन क्षेत्रों के लिए, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, उनके लिए ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, आने वाले समय में और बढ़ेंगी। तो उस वाटर विजन 2047 को लेके ये पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। और उसके यहाँ पे जो मोदी जी पहले 5P का मंत्र दे चुके हैं उसको भी यहाँ पे फिर से दोहराया गया। तो मैं उद्देश्य की अगर आपसे बात करूं तो जल हितधारकों से इंडिया एट 247 और 5P के लिए विचार प्राप्त करना। आप कहेंगे कि ये 5P क्या है, तो 5P एक मंत्र है जो प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है कि आप इस 5P पे काम करिए और जल सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के लिए आप कार्य करिए। ठीक है, तो ये 5P के मंत्र भी देख लीजिए जो पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन में इसका फिर से एक बार जिक्र किया गया है। दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई जो याद रखना है, इंडिया एट 2047, आप इस विजन को भी याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि विजन क्या है, तो विजन है इंडिया एट 2047। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है आपको वो है 5P। ये 5P का आपसे अलग से भी पूछ सकता है कि 5P का मंत्रा क्या है, तो ये देख लीजिए 5P के मंत्रा की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 5P का मतलब है पॉलिटिकल विल, पहला हो गया पॉलिटिकल विल, दूसरा हो गया पब्लिक फाइनेंसिंग, तीसरा हो गया पार्टनरशिप, चौथा हो गया पब्लिक पार्टिसिपेशन और पांचवा हो गया परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये वित्त होगा, विल नहीं होगा, ये वित्त होगा। ठीक है, पब्लिक फाइनेंसिंग यानी लोक वित्त, और पार्टनरशिप यानी साझेदारी, और पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी जन भागीदारी, और परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी को कहते हैं निरंतरता के लिए प्रेरणा। तो ये 5P का मंत्रा जो है ये याद रखिएगा, कहीं भी स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन हुआ जल को लेके भोपाल मध्य प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और मैंने आपको दो चीजें बताई कि इंडिया का जो विजन है, इस विजन को आप याद रखेंगे 2047, और एक जो मैंने आपको बात कही है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है 5P का ये मंत्रा, पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन, परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। ध्यान रखेंगे, जीवन आसान रहेगा आपका। करंट अफेयर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हम ऐसी और वीडियो बनाने के लिए आपके लिए मोटिवेट हो। शेयर करेंगे जितना ज्यादा, हम केयर करेंगे आपकी उतनी ज्यादा। तो जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि हमें अच्छा लगे। ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा अच्छे पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है, तो फिर हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि ज्यादा वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करें आप लोगों के लिए। तो जरूर शेयर करिए। 11वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन क्यों मनाया जाता है,
क्योंकि हमारे भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी भारत आए थे जब साउथ अफ्रीका से वापस लौट के, तब उनकी याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि कब आए थे भारत लौट के, तो 1915 में आए थे। अगर आपको डेट जाननी है तो 09 जनवरी 1915 यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तो वो 24 साल के युवा थे, और जब वापस आए तो 45 साल के एक बहुत ही कर्मठ और अनुभवी व्यक्ति के तौर पे आए, और इन्होंने फिर आजादी में जो अपना योगदान दिया वो आप सब लोग जानते ही हैं, उस पर क्या बात करें हम। 9 जनवरी 1915 को ये आए थे और 11वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 से 2003 से इसी के जो है उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये आप याद रख सकते हैं अगर जानना चाहें तो। वैसे ये कहीं पूछा तो नहीं जाएगा आपसे कि कब से मनाया जा रहा है, 2003 से मनाया जा रहा है। इस बार का आयोजन हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में, और पीएम मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और समापन सत्र की अध्यक्षता की गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक हो जाता है, और कितनी इसकी महत्वपूर्ण एक रोल है आपके एग्जाम के लिए भी, कि जिसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, समापन राष्ट्रपति कर रही हैं, और मुख्य अतिथि दूसरे देशों के लोग आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी जी का तो रोल आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा जितनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मुख्य अतिथि की अगर हम बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये राष्ट्रपति हैं गुयाना के। गुयाना की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है गुयाना, वहां से ये आए डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। यहां से आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 11वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको याद रखना होगा डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति हैं गुयाना के, ये थे। मुख्य विषय वस्तु की बात करें तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं। ये एक सब्जेक्ट था, विषय था या थीम थी, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं। ये याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें ध्यान रखना है 27 प्रवासी भारतीयों के लिए पुरस्कार दिया गया। अगर आप वनडेयर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपसे पूछेगा कि 11वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2023 में हुआ है, इसमें कितने प्रवासी भारतीयों के लिए पुरस्कार दिए गए, तो आपको सीधा बताना होगा कि 27 प्रवासी भारतीयों को ये पुरस्कार दिए गए। ठीक है, इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा मुख्य अतिथि कौन है, तो मोहम्मद इरफान अली जो राष्ट्रपति हैं गुयाना के। अगर स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन बनेगा तो आपसे हो सकता है कुछ मुख्य जो प्रवासी हैं महत्वपूर्ण हैं उनका नाम पूछ ले, तो 4-5 नाम आप याद कर लीजिए, सारे तो कैसे ही कर पाएंगे। तो जगदीश चेन्नुपति हैं, संजीव मेहता हैं, अलेक्जेंडर मालियाकेल जॉन है, और दिलीप लुंडो हैं। ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जगदीश चेन्नुपति, संजीव मेहता, अलेक्जेंडर मालियाकेल जॉन और दिलीप लुंडो। इनको चारों को आप याद रखिए। टोटल ये 27 हैं, तो 27 तो आप याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं 4 याद रखने कह रहा हूं। ये इतना याद कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है, इतने से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अगले टॉपिक पे, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 53वीं ये बैठक थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनपीओ है, और ये जो देश में आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनको लेके ये विचार विमर्श करती है, और अपने जो है आंकड़े भी प्रस्तुत करती है, रिपोर्ट भी जारी करती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक कहां हुई? स्विट्जरलैंड दावोस में। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही है, और वहीं मीटिंग्स भी होती हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट एक चीज रहने वाली है वो होगा इसका थीम, विषय खंडित विश्व में सहयोग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग हियर। इसको ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा खंडित विश्व में सहयोग। कहां होता है तो बहुत कम संभावना है। खंडित विश्व में सहयोग जो इसके विषय है, थीम है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी अगर बना तो। सब्जेक्ट इसके क्या थे, किस पे चर्चा हुई, तो जैसे रूस यूक्रेन का संकट है, या वैश्विक मुद्रास्फीति है, जलवायु परिवर्तन है, ऐसे मुद्दों पे यहाँ पे इस पे बात की गई। इसमें इंपॉर्टेंट है विश्व आर्थिक मंच का स्विट्जरलैंड में जो ये फोरम हुआ, इसमें खंडित विश्व में सहयोग का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th हिंद महासागर सम्मेलन, इसको 6th इंडियन ओशन
कॉन्फ्रेंस भी आप कह सकते हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो आपसे पूछेगा कहाँ आयोजित हुआ, तो ढाका बांग्लादेश में ये हुआ है। उद्घाटन इसका पीएम जो है शेख हसीना, इन्होंने किया। ये आप फोटो देख पाएंगे शेख हसीना का, ये प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रिजाइलिएंट फ्यूचर, ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की ये थीम है, बहुत शानदार थीम है, ध्यान रखना है। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर, ध्यान रखेंगे। विषय अगर इसको हिंदी में कहें तो शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी इसकी विषय थी। ढाका बांग्लादेश में ये आयोजित हुआ है। 6th हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है। तो आपसे पूछ लेगा सीधा कि 6th यानी वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन यानी कहां हुआ 2023 का, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ध्यान रखना है, इसका विषय, इसका सब्जेक्ट बहुत शानदार है। दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं, ये इसका एक थीम था बौद्ध शिखर सम्मेलन का। आप सब बौद्ध के बारे में जानते होंगे, सबने महात्मा बुद्ध को पढ़ा होगा। मध्यम मार्गीय इन्होंने दर्शन प्रतिपादित किया, और उसी मध्यम मार्ग की वो जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसी दर्शन से अगर हम प्रैक्टिस में लाएं तो कैसे समकालीन चुनौतियों का जवाब मिल सकता है, ये इसका विषय था। आप कह रहे होंगे कैसे ये पॉसिबल है, तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूं कि दर्शन शास्त्र, जैसे मध्यम मार्ग का मतलब होता है कोई आपसे कहे कि भगवान है तो आप कहते हैं होंगे, कोई कहे भगवान नहीं है तो आप कहेंगे नहीं होंगे। ये कहलाता है मध्यम मार्ग, या फिर ये बौद्ध की हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही जो रूस यूक्रेन का संकट था, अगर वहां रसिया कह रहा था यूक्रेन से कि आप मत शामिल होइए नाटो में, तो नाटो कह देता कि ठीक है नहीं होंगे। वहीं अगर नाटो के सदस्य अमेरिका कहता कि हम में शामिल हो जाओ, तो कह देता ठीक है भैया हो जाएंगे। तो वो किसी का भी बुरा नहीं बनता शायद, और ये इतना घमासान नहीं होता, इतनी समस्याएं नहीं होती। तो अगर ऐसी फिलोसफी को प्रैक्टिस में लाया जाए तो किस तरह समकालीन चुनौतियों का जवाब हो सकता है, ऐसी यहाँ पे बात की गई। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे चीजें होती नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताया कि ऐसे याद हो जाए। बात कर रहे हैं हम ग्लोबल बुद्धा समिट की, जो दिल्ली में हुआ 2023 में, ठीक है। तो इसमें कहां हुआ ये याद रखेंगे, मैंने आपको थीम इतने अच्छे से याद करा दी कि अब भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला ये वैश्विक सम्मेलन हुआ है, और जहां ये शब्द जुड़ा होता है पहला, चाहे तो ये करंट अफेयर में किसी में वन लाइनर में हो, चाहे ये किसी कॉन्फ्रेंसेस में हो, जहां भी दिखे आपको पहला, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो चीज पहली बार होती है वहां उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एक वन लाइनर करंट अफेयर की बात करूं कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम की एक पहल शुरू की थी। यानी जो वृद्ध लोग हैं या जो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोई और समस्या है, वो पोलिंग बूथ पे जाके जो है वोट नहीं दे सकते, वो अपने घर से वोट कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से। तो पहली बार कहां हुआ, कर्नाटका विधानसभा चुनाव में। अब आने वाले समय में तो वो बहुत जगह से होने लगेगा, तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, वैल्यू उसकी होगी जहां से पहली बार हुआ। जैसे अगर एक और बात करूं तो राइट टू वॉक, पंजाब ऐसा पहला राज्य बना जिसने अपने यहाँ के नागरिकों को, यानी अपने यहाँ के लोगों को, जो निवासी हैं, नागरिक तो भारत का एक ही नागरिकता है, बट जो पंजाब के निवासी हैं उनको राइट टू वॉक प्रदान करने वाला, घूमने का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। बट फिर ये आगे जब चलने लगता है कि दूसरा, चौथा, पांचवा, तो फिर उनसे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में हुआ। आयोजक इसके थे IUCN प्लस FAD प्लस UN डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो UN का एक बॉडी है, इन्होंने मिलकर इसको आयोजित किया। मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन, यहाँ पे इमेज देख पाएंगे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव एक इमेज है, ये इसको आप रिलेटिवली मत लीजिएगा। चलिए आयोजक मैंने बता दिया IUCN, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है और भी इसमें डिपार्टमेंट हैं, बट मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन कहां हुआ याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन। आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। अगला है पांचवा व्यापार शिखर सम्मेलन, बहुत महत्वपूर्ण है, 5th आसियान इंक्लूसिव बिजनेस समिट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में, मलेशिया। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ पांचवा व्यापार शिखर सम्मेलन, यानी आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। लेकिन मैंने आपको एक चीज क्या बताई कि आसियान का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, इसीलिए आसियान के साथ जो है भारत ये व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ और इन्होंने एक अपनी एक अलग से रणनीति बनाई कि आसियान देशों के साथ भारत कैसे अपने ट्रेड को आगे बढ़ा सकता है। तो ये कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में, और यही चीज आपसे पूछी जाएगी इसमें। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है धम्मा सम्मेलन, इससे क्वेश्चन बनते रहे हैं लगातार। इस बार का हुआ है सांची में, भोपाल में। उद्घाटन इसका किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और जब एक धम्म सम्मेलन लास्ट ईयर गया में हुआ था, बिहार में, तो उससे क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी में। तो हो सकता है अब आगे भी कहीं क्वेश्चन देखने मिल जाए। तो इंटरनेशनल धम्मा जो कॉन्फ्रेंस है 2023 की, मार्च में हुई थी ये, सांची भोपाल में। उद्घाटन इसका किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और एक चीज जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पुस्तक जो है विमोचित की गई, इसका नाम है द पेनोरमा ऑफ इंडियन फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स। दिस इज द बुक जिसको यहाँ पे अनवील किया गया, द पेनोरमा ऑफ इंडियन फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि कहाँ ये आयोजित हुआ, तो सांची भोपाल में, इसको मत भूल जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन वर्ल्ड टीबी समिट। टीबी हो गया, एड्स हो गया, या ऐसी कुछ डिजीज जिनको भारत जो है जल्दी से खत्म करना चाहता है, उन पे थीम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मुझे आज भी याद है टिकलिंग द क्लॉक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में 2021 में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां आपसे पूछा जाएगा कि थीम क्या थी। तो यहां हम बात कर रहे हैं, आप थीम तो याद रखेंगे ही, हम वन वर्ल्ड टीबी समिट की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? याद रखना है, वाराणसी में। और ये पहल यहाँ पे शुरू कौन सी की गई? तो टीबी मुक्त पंचायत पहल शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा कौन सी पहल की मैं बात कर रहा हूं आपसे, टीबी मुक्त पंचायत पहल। और दूसरी थी छोटे टीबी निवारक उपचार, यानी टीपीटी। और एक पहल हुई, दूसरी पहल हुई आपकी टीबी मुक्त पंचायत पहल। ऑर्गेनाइज किसने किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। कहां पे किया? तो वाराणसी में किया। बात हम किसकी कर रहे हैं? वन वर्ल्ड टीबी समिट की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वाराणसी में ये हुआ है। और मैंने आपसे कहा कि जो टीबी, एड्स या ऐसी कुछ डिजीज हैं जिनको भारत जल्दी से खत्म करना चाहता है, उनकी थीम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं थीम पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो करेंगे तब डिस्कस, फिर आप भी ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह बना, यानी इंडिया एंड मिडल ईस्ट की ज्वाइंट एक वर्किंग ग्रुप की जो है ये मीटिंग हुई। कहां हुई? तो नई दिल्ली में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मिडिल ईस्ट के साथ भारत जिस तरह अब एक्टिवली ये जो अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, स्ट्रेटेजिक जो एक क्षेत्र में अपनी पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हो सकता है कि आपसे करंट अफेयर में भी ये सब चीजें वन लाइनर के तौर पे पूछ ले। तो भारत मध्य एशिया की संयुक्त कार्य समूह की एक बैठक हुई नई दिल्ली में। रीजन क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया समूह की ये बैठक थी कि अफगानिस्तान के साथ कैसे जो है संबंध बनाए जाएं और उसको लेके क्या इनकी रणनीति रहे, ये ध्यान रखिएगा। साझेदार इसमें कौन कौन थे? तो भारत था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो भारत और मिडिल ईस्ट की ये जो संयुक्त कार्य समूह की बैठक थी नई दिल्ली में हुई, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं 8वां रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग से क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं। और रायसीना डायलॉग पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मुख्य अतिथि कौन था। तो ये रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। उद्घाटन इसका किया मोदी जी ने। और इसकी जो मुख्य अतिथि थी वो इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे देख पाएंगे, इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। और ये हमारी 8वां रायसीना डायलॉग के लिए मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट थी जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आप रायसीना डायलॉग 2023 की बात करें तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी और टर्ब्यूलेंस, लाइट ईयर्स इन द टेम्पेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये थीम है, इसको आप याद रखेंगे। फिर से मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट ईयर्स इन द टेम्पेस्ट।
ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये मुख्य अतिथि का नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी। ये कहां से संबंधित है, तो इटली की पीएम है। नई दिल्ली में ये प्रारंभ हुआ था, उद्घाटन किया था मोदी जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां रायसीना डायलॉग के बारे में विषय जो मैंने आपको बताया, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट थर्स्ट इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे सीधे सीधे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसे इंटरेस्टिंग थीम से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां हुआ, तो दुबई, याद रखिएगा, दुबई में हुआ है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। यानी जो सरकारें हैं, विश्व की ग्लोबल सरकारें हैं, वो एक जगह आई और उन्होंने दुबई में समिट किया और इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स की थीम के साथ दुबई में हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इससे पूछेगा भी नहीं, बट आपको ध्यान रखना होगा कि कहां हुआ है, तो दुबई में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नाडी शहर में हुआ है और नाडी शहर है फिजी में। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर रहे हैं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नाडी शहर में फिजी में हुआ। उद्घाटन इसका किया एस जयशंकर और सितनी राबूका ने। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं और सितनी राबूका पीएम है फिजी के। और आपको पता होगा फिजी में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा बोलने वाले कई सारे राष्ट्र हैं भारत से अलग भी, जिनमें फिजी भी एक राष्ट्र है और वहां ये विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। और ये यहाँ पे आप देख पाएंगे सितनी राबूका को जो पीएम है फिजी के, और एस जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री थे, इन्होंने मिलकर उद्घाटन किया। थीम इसकी क्या थी, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। यानी हिंदी जो है वो किस तरह पारंपरिक ज्ञान से और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक यानी एआई तक पहुंच पाई है, ये इसकी थीम थी। ध्यान रखना है, कहां हुआ है, तो फिजी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय चावल कांग्रेस। भारतीय चावल कांग्रेस है ये, ठीक है, कॉन्फ्रेंस आप बोल लीजिए। ये कटक उड़ीसा में हुई है और जो चावल राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो भी उड़ीसा में ही है और वहीं ये चावल कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो ध्यान रखिएगा कटक में हुई है और कटक कहां है, उड़ीसा में है। ICAR यानी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। मैं यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। अभी हाल ही में ICAR ने चावल की एक नई किस्म का जो है चावल की नई किस्म बनाई है। इस किस्म का नाम क्या है, आप मुझे बताएंगे। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करना है कि ICAR द्वारा विकसित नई चावल की किस्म, इस चावल की किस्म का क्या नाम है, आप सभी मुझे कमेंट करके ये बताएंगे। ठीक है, चलिए 12वां FOA यानी FAO, तो फूड एंड एग्रीकल्चर के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये 12वां FAO किया गया। मुख्यालय इसका कहां है, तो रोम इटली में है और यहीं ये आयोजित किया गया। कार्यशाला हुई रोम इटली में। स्थापना FAO की हुई थी 1945 में। और खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवांशिकी संसाधन पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भारत को एंगर पर जो है ये पर है, पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का यानी ITWG का 12वें सत्र का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो अगर आपसे पूछ ले FAO के उपाध्यक्ष कौन था, तो भारत था। ठीक है, और FAO के बारे में मैंने बता दिया, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। स्थापना 1945 में इसकी हुई थी। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग। और ये जो सामाजिक विकास आयोग है ये UN के जो आपके 6 पिलर हैं, जो 6 प्रमुख बॉडी हैं, उनमें से एक है। और इसके संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र हुआ, जिसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इसका अध्यक्ष है। 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत इसका अध्यक्ष बना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो चूंकि इसका भारत अध्यक्ष बना तो इसकी अध्यक्षता किसने की, रुचिरा कंबोज ने। रुचिरा कंबोज कौन है, तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज। और इन्हीं रुचिरा कंबोज ने जो है इसकी अध्यक्षता की संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की। भारत 75
1975 के बाद पहली बार इसका अध्यक्ष बना है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर 45 इयर्स ऐसा हो रहा है, 45 सालों के बाद, 47 सालों के बाद लगभग में ऐसा हो रहा है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि जो इकोसोक है यानी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग जो है, इसका स्थापना हुई थी 1945 में, और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में है। तो मैंने आपको बता चुका ये बात। अब वो 6 अंग कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो वो 6 अंग हैं, यूएन के 6 अंग से कभी पूछ ले आपसे, तो इसमें महासभा आती है जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं, जिसको आप सभी जानते होंगे। सुरक्षा परिषद आती है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, इसको भी आप जानते हैं। और ये जो थर्ड है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि भारत 1975 के बाद पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। रुचिरा कंबोज ने इसकी अध्यक्षता की है, इसी की मैं बात कर रहा था। अगला है न्याय परिषद, जिसको कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं, जो हेग नीदरलैंड में है, ये भी आपको पता होगा। सेक्रेटरीट होता है अपना इसका, जिसको सचिवालय कहते हैं। तो इस तरह ये टोटल 6 हो जाते हैं यूएन के अंग। और इसी में जो तीसरा अंग है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रोक देते हैं, और आज के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कुछ दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्पोर्ट्स लेके आएंगे, जिसमें हम अभ्यास लेके आएंगे, और ऐसे ही हम टॉपिक वाइज आपके साथ सारा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमें और सहानुभूति मिले और हमें प्रेरणा मिले कि हम और ज्यादा वीडियो आपके लिए बना पाए। इसकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो है लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, अर्थ स्काई आईएएस। और हमारी एक ऐप भी है अर्थ स्काई नाम से ही, आप ऐप पे भी जाके ये सब चीजें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ऐप के लिए भी अर्थ स्काई आईएएस नाम का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, आज यहीं रोकते हैं, कल फिर शुरू करेंगे इसी एंथुसियाज्म के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ स्काई आईएएस। हैव ए गुड डे। जय हिंद।